और अब खबरें विस्तार से। यूपी सरकार सूबे में विकास की गति को बढ़ावा देने के लिए आज शाम को कैबिनेट बैठक करने जा रही है और इसकी अध्यक्षता सीएम योगी आदित्यनाथ खुद करेंगे। योगी आदित्यनाथ की इस कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी और कहा जा रहा है कि सीएम योगी की इस बैठक में करीब 2 दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही कई प्रस्तावों पर मुहर लगती हुई भी नजर आ सकती है और यह बैठक शाम 4 बजे मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित होनी है। तो आपको बता दें कि आज शाम 4 बजे इस कैबिनेट बैठक का आयोजन होगा और कैबिनेट से तबादला नीति को मिल सकती है मंजूरी। वहीं शाम 4 बजे योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है सीएम आवास पर और हजारों कर्मचारियों के तबादले की राह आसान होती हुई भी नजर आ सकती है। और लखनऊ से अनूप कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अनूप, जैसा कि आज योगी कैबिनेट बैठक होने जा रही है, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है, क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, शाम 4 बजे मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर आज कैबिनेट बैठक होगी। तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं उसमें मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक होने वाली काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही, क्योंकि सबसे जो इम्पोर्टेंट इस बैठक में जो प्रस्ताव है वो तबादला नीति। अभी तक तमाम जो तबादले को लेकर लगातार असमंजस की स्थिति बनी थी। क्या तबादला नीति में होगा, क्या नियम कायदे कानून होंगे, कितने साल तक के बाद वो तबादले की नीति में लोग शामिल हो सकेंगे, तमाम चीज़ों असमंजस में थी। मुझे लगता है आज तब तबादला नीति को लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव रखा जाएगा तो उस पर मोहर नजर आएगी। उसके बाद जानकारी मिलेगी क्या कुछ तबादले नीति में पिछली से क्या कुछ अपडेट किया गया है, क्या कुछ जोड़ा गया है या आसान किया गया है। तब तमाम चीजें उसमें अभी तक करीब 4 बजे के बाद स्थिति साफ हो जाएगी। दूसरा, डक जो नीति को लेकर कोई प्रस्ताव पास हो सकता है, जो रोड के किनारे, चाहे पाइपलाइन की बात करें, पानी की लाइन की बात करें या फिर सीवर लाइन की बात करें या फिर इंटरनेट की बात करें, इन सब को लेकर के एक डक नीति को लेकर कोई प्रस्ताव इसमें पास हो सकता, मंजूरी मिल सकती है, जिसको लेकर अभी तक तमाम प्रयास किए जा रहे थे कि इस नीति के बाद उत्तर प्रदेश में जो नई सड़कें बनी हैं या फिर जो नई जगह पर पाइपलाइन बिछाना है या फिर इंटरनेट की जो लाइनें बिछनी, उसको लेकर लगातार असमंजस की स्थिति बनी थी। आज मुझे लगता है वो दूर हो जाएगी। तीसरा, औद्योगिक विकास से जुड़े प्रस्ताव उसमें पास हो सकते हैं। जो उद्योगपति उत्तर प्रदेश में निवेश कर रहे हैं उनको लेकर कोई जुड़ा प्रस्ताव पास हो सकता है, क्योंकि उनको प्रोत्साहन देने के लिए इसमें कुछ कोई जुड़ा प्रस्ताव पास हो सकता है। तमाम जो और भी करीब 2 दर्जन से ज्यादा इस कैबिनेट में बैठक में प्रस्ताव रखे जाने हैं। फिलहाल अब पूरी जानकारी तभी मिल पाएगी जब कैबिनेट बैठक होगी, उसके बाद ब्रीफिंग होगी कि कितने प्रस्ताव रखे गए थे और कितने प्रस्ताव पर मुहर लग पाई है। इन सब चीजों को लेकर हालांकि शाम को 4 बजे के आसपास जब बैठक होगी, अभी फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में है। गोरखपुर के बाद दोपहर बाद जब लखनऊ पहुंचेंगे उसके बाद ये बैठक का आयोजन किया जाएगा। तमाम जो और भी विभाग से, स्वास्थ्य विभाग से, शिक्षा विभाग से जुड़े प्रस्ताव हैं उन पर भी उम्मीद है कि इस बैठक में इस पर मोहर लगेगी। फिलहाल इस बैठक को लेकर जिस तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण जो विषय हैं उनको भी इसमें रखा गया है, जनता से जुड़े प्रस्ताव हैं, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरीके से चुनाव को तैयारियां लगातार चल रही 2024 को, चाहे वो अन्य पार्टियां हो या फिर खुद सत्ताधारी दल हो, उत्तर प्रदेश में लक्ष्य जो काफी लंबा है 80 में से 80 सीटों का। इस वजह से हर उस तबके को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद नजर रखते हैं या फिर जनता से जुड़े वो प्रस्ताव जब कैबिनेट में होते हैं तो उस पर खुद निगरानी रखते हैं, उसका फीडबैक लेते हैं। तो मुझे लगता है आज की जो कैबिनेट बैठक वो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। अब 4 बजे के बाद जब बैठक शुरू होगी, बैठक में वो प्रस्ताव रखे जाएंगे जो महत्वपूर्ण, करीब 2 दर्जन प्रस्ताव हैं। उसके बाद क्या कुछ बैठक पे प्रस्ताव पर मुहर लगे, फिलहाल आने वाला जब ब्रीफिंग होगी उसके बाद पता लगेगा। बिल्कुल अनूप, तो जिस तरह से आपने भी बताया कि लगभग 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है, मुहर लगती हुई नजर आ सकती है, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो नई तबादले नीति का है। तो क्या कहा जा सकता है कि इस बैठक के बाद नई तबादला नीति की राह जो है वो आसान होती हुई नजर आ सकती है? अब
बिल्कुल सही बात है कि उत्तर प्रदेश में तमाम जो अधिकारी, अफसर या फिर कर्मचारी बाबू तमाम जो तबादले को लेकर एक रास्ता देखते हैं कि सरकार की क्या नीति होगी, उस नीति कैटेगरी में कौन कौन तबादले में लोग आएंगे। उसके बाद ऑनलाइन प्रक्रिया, आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी कि कौन व्यक्ति किस स्थान पर जाना चाहता है। फिर उसमें ये भी देखा जाएगा कि किस तरीके से वहां पर उस जगह है या नहीं है, इन सब चीजों को लेकर। लेकिन इस बार थोड़ा मुझे लगता पेचीदा होगा, क्योंकि पिछले तबादला नीति के बाद तमाम विभाग कटघरे में खड़े हो गए थे। तमाम विभागों में जो तबादले के नाम पर भ्रष्टाचार शुरू हो चुका था। इन सब चीजों को लेकर इस तबादला नीति में मुझे लगता है इस बार कुछ खास होने वाला है, ताकि जीरो टॉलरेंस की जो सरकार है उस पर कहीं दाग न लगने पावे। जो विभाग जिन पिछले विभागों में जिन पर उंगलियां उठी थी, उन पर भी कहीं न कहीं निगरानी रखी जाएगी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते भी नजर आते हैं जो मंत्रियों से भी कि तबादले में किसी प्रकार की सिफारिश न करें। जिस तरीके से विभाग या फिर सरकार जो नीति बनाता है, नीति के अनुरूप ही तबादले होने चाहिए। फिलहाल ये तबादला नीति के बाद ये पता लगेगा कि किस तरीके से तबादला नीति में जो क्राइटेरिया रखा गया है। और उसके बाद बड़ी चुनौती ये भी होगी विभागों के पास कि तबादला नीति के आधार पर ट्रांसफर किए जाएं। फिलहाल अभी 4 बजे की जब बैठक होगी, उसके बाद तबादला नीति में क्या कुछ संशोधन हुआ है, क्या कुछ अगले जो कदम उठाए जाएंगे पिछले तबादला नीति को लेकर के, कुछ रास्ते आसान किए जाएंगे या फिर जीरो टॉलरेंस सरकार की नीति के अनुसार कोई करप्शन नहीं होगा, इन सब चीजों को लेकर असमंजस की स्थिति थी। अब 4 बजे बाद जब कैबिनेट बैठक होगी तब स्थिति साफ हो जाएगी कि इस तबादले नीति में क्या कुछ खास परिवर्तन होने, बिल्कुल क्या कुछ खास है। तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यूपी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। और अगर बात दूसरी बड़ी खबर की करें तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज आगरा दौरे पर हैं और डिप्टी सीएम दोपहर 2:20 पर जेपी होटल पहुंचेंगे। आरबीएस के ऑडिटोरियम खंडारी में व्यापारियों के सम्मेलन में वो शामिल होंगे और इस दौरान डिप्टी सीएम विभागीय अफसरों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए भी नजर आएंगे। बैठक के बाद डिप्टी सीएम लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आगरा पहुंचेंगे, आगरा दौरे पर है और 3:55 पर विभागीय अफसरों के साथ मुलाकात होती हुई भी उनकी नजर आएगी और 4:45 पर लखनऊ के लिए वो रवाना होंगे। ये उनका पूरे दिन भर का स्केड्यूल है जो हम आपके सामने रख रहे हैं जीएफएक्स के जरिए। आरबीएस ऑडिटोरियम खंडारी में सम्मेलन का आयोजन है और 2:45 पर व्यापारियों के साथ भी उनका सम्मेलन होता हुआ मुलाकात होती हुई नजर आएगी। और आगरा से ब्रजकिशोर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो ब्रजकिशोर, जिस तरह से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आगरा पहुंच रहे हैं, उनके दौरे के मद्देनजर क्या कुछ तैयारियां आगरा में होती हुई? देखिए, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य करीब 2:20 पर आगरा पहुंचेंगे। उसके बाद आरबीएस ऑडिटोरियम है जहां व्यापारियों का जो सम्मेलन चल रहा है उसमें भाग लेंगे। उसमें भाग लेने के बाद करीब 3:55 पर जो जनपद के जो अधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग होगी। मीटिंग के बाद जो आगरा में निर्माणाधीन और विकासशील जो परियोजनाएं चल रही हैं उनका स्थानीय निरीक्षण करेंगे। स्थानीय निरीक्षण करने के बाद 4 बजे के करीब यहाँ से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। डिप्टी सीएम को आने के लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई है। सुरक्षा से लेकर तमाम जो जिम्मेदारियां हैं वो भी पूरी कर ली गई है और कार्यक्रम जो स्थल है वहां पर भी पूरी तैयारियां हैं। बिल्कुल ब्रजकिशोर, तो आज तमाम कार्यक्रम हैं और कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आएंगे केशव प्रसाद मौर्य। तो क्या कहा जा सकता है कि उनका दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है आगरा के लिए? देखिए, अभी आगरा में जो एक बैठक होनी थी जेपी नड्डा जी की 300 कार्यकर्ताओं के साथ, वो निरस्त हो गई थी। उसके बाद आगरा के जो कार्यकर्ता थे उनमें मायूसी दिख रही थी। अब डिप्टी सीएम का जो आगरा का जो दौरा है उससे जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उनमें कहीं ना कहीं खुशी का माहौल है, जिससे कि जो माहौल जो वोट है 2024 में जो लोकसभा चुनाव आ रहा है उसे देखते हुए बीजेपी कहीं भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। जो आगरा में जो भी तैयारियां हैं, जो भी विकासशील योजनाएं चल रही है, जो भी विकास हो रहे हैं, उनको स्थानीय निरीक्षण करके परखा जा रहा है और उनको आगे अधिकारियों को भी निर्देश दिए जा रहे हैं कि जल्दी से जल्द किया जाए। बिल्कुल ब्रजकिशोर, तो जिस तरह से व्यापारी सम्मेलन भी आज होने जा रहा है, तो कितना महत्वपूर्ण होगा ये व्यापारी सम्मेलन और कौन कौन से अहम मुद्दों पर इसमें चर्चा होती हुई नजर आ सकती है? देखिए, व्यापारियों के लिए बीजेपी का व्यापारी जो वोट है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यापारियों के लिए सुरक्षा से लेकर शासन से लेकर सुशासन व्यापारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ हर जो व्यापारी विदेशी आए या स्थानीय व्यापारी या देसी व्यापारी है, सबके लिए सुरक्षा का माहौल यूपी में बन रहा है। उसे लेकर यहाँ तमाम जो बातें हैं वो डिप्टी सीएम द्वारा व्यापारियों को समझाई जाएंगी। ठीक है ब्रजकिशोर, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
उधर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के रायबरेली दौरे का आज दूसरा दिन है और इस दौरान स्मृति ईरानी ऊंचाहार विधानसभा का भ्रमण करती हुई नजर आएंगी और लोगों की समस्याओं को भी सुनेंगी। तो स्मृति ईरानी के आज दौरे का दूसरा दिन है और इस दौरान वो लोगों की समस्याओं को सुनती हुई नजर आएंगी और रायबरेली दौरे पर हैं और इस दौरान उनकी कई महिलाओं के साथ भी मुलाकात है। ऊंचाहार विधानसभा में वो भ्रमण करती हुई नजर आएंगी और वहां जनता की समस्याओं को सुनती हुई दिखाई देंगी और उसके किस तरह से समाधान किए जा सकते हैं, किस तरह से उनका निपटारा किया जा सकता है, इस पर भी चर्चा करती हुई नजर आएंगी स्मृति ईरानी। तो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार अपने कार्यक्रमों के जरिए समाज के बीच अपने पैर मजबूत करने में लगी हुई है और इसी क्रम में लखीमपुर खीरी जिले में देवकली में आयोजित सपा के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में अखिलेश यादव पहुंचते हुए दिखाई देंगे। इस प्रशिक्षण शिविर का आयोजन सोमवार से हो रहा है और आज अखिलेश यादव शिविर का समापन करेंगे और प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत लखीमपुर खीरी से हो रही है। अब इन शिविरों का आयोजन प्रदेश की सभी 80 लोकसभा क्षेत्रों में किया जाएगा। और तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो तौकीर, जिस तरह से अखिलेश यादव आज पहुंच रहे हैं लखीमपुर खीरी और प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन होने जा रहा है, क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे इस पूरे कार्यक्रम और इस पूरे आयोजन के मद्देनजर? देखिए, 2 दिन का कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत की गई थी लखीमपुर धौरहरा जो विधानसभा है वहां पर इसका आयोजन किया गया और ये पहला शिविर है जिसके बाद अखिलेश यादव भी शिविर का हिस्सा हुए थे और शिवपाल सिंह यादव भी इसमें पहुंचे थे। 6 और 7 तारीख को ये शिविर होना, आयोजन 5 और 6 तारीख को आयोजन होना था। कल भी इसमें सभी जो बड़े नेता थे वो इसका हिस्सा हुए थे और सबसे बड़ी बात है कि कल काफी बयानबाजी को लेकर शिवपाल सिंह यादव चर्चा में रहे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह से लोग नकारने लगे, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। इस शिविर के पीछे एक बड़ी वजह यह भी बताई जा रही है कि बूथ स्तर के कार्यकर्ता को कनेक्ट कर सकें, जो बूस्टअप कर सके उनको, इसके लिए इस तरह के शिविर का आयोजन किया गया। अभी 5 और 6 को इसमें लखीमपुर में होना है, इसके बाद 9 और 10 तारीख को सीतापुर के नैमिषारण्य धाम से इसकी शुरुआत होगी। यानी कि लगभग बड़े सभी जो जिले हैं वहां पर इस तरह का आयोजन होगा और 3000-4000 कार्यकर्ता जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं इसमें उनको न्योता दिया गया है और वो सीधी बात अखिलेश यादव से कर सकेंगे। कोई सवाल है, कोई जवाब है, कोई अगर जिले की कोई ऐसी परेशानी है जिसको लेकर समाजवादी पार्टी वहां पर बढ़ नहीं पा रही है या फिर किसी नेताओं से जो आपसी मतभेद है तो उसको लेकर भी चर्चा हो रही है। तो फिलहाल ये जिलेवार जो शिविर लगाए जा रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी लोकसभा 2024 की तैयारियों के मद्देनजर इसमें बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को साधने की कोशिश कर रही है। आज पद यात्रा भी निकालेंगे और उसमें जाति जनगणना और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दे अहम होंगे और उसको लेकर करीब 12 किलोमीटर का ये सफर है जो लखीमपुर खीरी से धौरहरा तक चलेगा और इसमें अखिलेश यादव पैदल यात्रा करेंगे और कई बड़े नेता उनके साथ शामिल होंगे। 12 बजे दोपहर में यात्रा शुरू होनी है। इसके बाद वो शिविर में जो कार्यकर्ता आए हैं उनको भी संबोधित करेंगे और जीत का मंत्र देंगे, कैसे लखीमपुर में जीत दर्ज करनी है, क्योंकि लखीमपुर एक बहुत ही चर्चित जिला रहा है। यहाँ पर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी यहाँ के सांसद हैं और यहाँ पर इनके ऊपर भी एक प्रभात सिंह हत्याकांड का आरोप था और यहाँ पर उनको अभी फिलहाल कुछ दिन पहले ही बाइज्जत बरी किया गया। उनके बेटे आशीष मिश्रा पर आरोप था कि उन्होंने किसानों पर गाड़ी रौंद डाली थी और 12 से ज्यादा लोग इसमें मारे गए थे। यानी कि काफी चर्चित जिला रहा है पिछले दिनों। अब देखना होगा कि आने वाली राजनीति किस तरह से करवट लेगी, क्योंकि बगल का जिला पीलीभीत है और पीलीभीत में वरुण गांधी वहां से सांसद हैं। फिलहाल उनका वो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमले कर रहे हैं। सांसद होने के बावजूद, पार्टी के सांसद हैं, उसके बावजूद लगातार अलग अलग मुद्दों पर वो भारतीय जनता पार्टी को घेरते आए हैं। अब ऐसे आसपास के जो जिले हैं इनको साधने के लिए ही अखिलेश यादव ने इस तरह के शिविर का आयोजन ऐसे जिलों में किया है। आने वाले समय में कुछ बदलाव हो सके इसके लिए फिलहाल बूथ स्तर पर उसको बूस्टअप के लिए ये इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। बिल्कुल तौकीर, तो बूथ स्तर को बूस्टअप करने के लिए कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है और बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को जोड़ने का प्रयास भी किया जाएगा। लेकिन ये कितनी बड़ी चुनौती, क्योंकि आए दिन आपसी मनमुटाव की खबरें भी सामने आती ही रहती है सपा से।
देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि जिस तरह से अब शिवपाल सिंह यादव की वापसी हुई है और उन्होंने कई ऐसे जिलों का दौरा किया, जैसे ही उनको मैनपुरी जीत के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई, पार्टी में दोबारा महासचिव बनाया गया, उसके बाद उन्होंने सारे वो जिलों को ही साधने की कोशिश की जहां पर जो नाराज नेता थे, जो समाजवादी पार्टी से जब शिवपाल सिंह अलग हुए तो ऐसे बहुत बड़े बड़े चेहरे थे जिन्होंने समाजवादी पार्टी से किनारा कर लिया था। आप जो 9 और 10 तारीख को आयोजन होने जा रहा है सीतापुर के नैमिषारण्य धाम में, सबसे बड़ी बात है कि उस आयोजन के जो पूरे रूपरेखा तैयार करने वाले रामपाल यादव हैं। रामपाल यादव सीतापुर के पूर्व विधायक हैं और सबसे बड़ी बात यह भी है कि इन्हीं का मकान समाजवादी पार्टी सरकार में सपा के विधायक होने के बावजूद बुलडोजर चला दिया गया था। लखनऊ के एक मकान को इनको तोड़ा गया था, उसके बाद सीतापुर में भी इनकी संपत्ति को, होटल को इनको बुलडोजर वहां पर चलाया गया था। यानी कि अखिलेश यादव से बहुत ही गहमा गहमी थी, बहुत नाराजगी थी, लेकिन इसके बावजूद शिवपाल सिंह यादव ने पार्टी ज्वाइन, वापस जब इनको जिम्मेदारी दी गई सबसे पहले सीतापुर पहुंचे और रामपाल जैसे विधायक, पूर्व विधायक को भी इन्होंने पार्टी में दोबारा शामिल कराया और अब जो मनमुटाव थे समाजवादी पार्टी से उसको दूर करके अब देखिए पूरा आयोजन रामपाल यादव ही करा रहे हैं। यानी कि जो ऐसे नेता हैं, शिवपाल सिंह यादव को कुछ दिन पहले डीपी यादव के साथ भी देखा गया था, फिर वो वहां गए थे प्रतापगढ़, जहां पर गढ़ कहलाता है राजा भैया का, वहां के जो दिग्गज नेता थे उनको साधा था। यानी कि वो पूरी तरह से एक साथ बिछा रहे हैं कि जो भी पुराने दिग्गज नेता हैं उनको वापस पार्टी में जोड़ा जाए। और जिस तरह से मुलायम सिंह यादव राजनीति करते थे कि सभी छोटे बड़ों का सम्मान सबको अपने साथ मिलाकर रखना, चाहे वो भले ही उससे कई पार्टियां किनारा कर रही हो, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो नेता कहलाए मुलायम सिंह यादव, वो उस पर हाथ रखते थे और अपने साथ लेके चलते थे। यानी कि अब शिवपाल सिंह यादव मुलायम सिंह की ही तर्ज पर पूरी राजनीति कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी को उसी ढर्रे पर लेकर चल रहे हैं कि जो भी नाराज नेता है उनको पार्टी से जोड़ा जाए। और लोकसभा में अगर किसी पार्टी से गठबंधन होता है उसके बावजूद समाजवादी पार्टी की खुद की मजबूती करीब 30% वोट से ज्यादा की होनी चाहिए। ठीक है, तो अखिल, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं आज दिल्ली में जनता टीवी के यूपी उत्तराखंड के संपादक के उपाध्याय जी की किताब अमरनाथ की ओर का विमोचन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया और इस किताब में 21 अध्याय हैं और 80 से ज्यादा विषय समाहित हैं। इस पुस्तक की केंद्र बिंदु इसके फैक्ट्स हैं और पुस्तक विमोचन के दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी ने पिछले सालों में देश को नई दिशा दी है। पुस्तक विमोचन के इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं इस लोकार्पण समारोह के मुख्य अतिथि एवं जिनके द्वारा पुस्तक लोकार्पण हुआ भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रसाद नड्डा जी के प्रति विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय हम सबको दिया है। आपकी उपस्थिति से इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ी है। आपके प्रेरक उद्बोधन से हम सब लाभान्वित हुए हैं। इसके लिए भी मैं आपके प्रति विशेष आभार व्यक्त करता हूं। हम आभारी हैं माननीय गृह मंत्री जी के प्रति भी कि उन्होंने इस पुस्तक में प्राकथन लिखने के हमारे अनुरोध को स्वीकार किया। आपके प्राकथन से पुस्तक का महत्व बढ़ता है। धन्यवाद ज्ञापन के क्रम में मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन के निदेशक डॉक्टर अनिबाण गांगुली जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। उनकी योजना रचना के अनुरूप पुस्तक प्रकाशित हुई और मुझे भी इसका हिस्सा बनने का अवसर मिला। पुस्तक में मेरे साथी संपादक श्री शिवानंद द्विवेदी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपके साथ इस पुस्तक का संपादन का मेरा अनुभव अत्यंत सुखद रहा। इस पुस्तक के 21 लेखक, जिनमें कुछ लेखक यहाँ उपस्थित भी हैं, सभी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आपके लेखकीय सहयोग से ही ये पुस्तक आ सकी है। पुस्तक के प्रकाशन के लिए प्रभात प्रकाशन तथा इसके निदेशक प्रभात जी एवं पीयूष जी के प्रति हम आभारी हैं कि आपने बहुत सुंदर ढंग से और सही समय पर इस पुस्तक को प्रकाशित किया। आज इस कार्यक्रम में अपने व्यस्ततम समय में से कुछ समय निकाल कर आए सभी महानुभाव और विद्वज्जन का मैं आभार व्यक्त करता हूं। यहाँ उपस्थित पत्रकार साथियों का विशेष धन्यवाद कि आप हमारे निमंत्रण पर यहाँ आए। तीन मूर्ति भवन के लोगों के प्रति भी आभार कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए सभागार उपलब्ध कराया तथा सहयोग किया। इस आयोजन से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष जुड़े हर टीम सदस्य का मैं आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता। मैं यहाँ एक बात जरूर कहूंगा कि जब जब भारत नए कीर्तिमान स्थापित करता है, जब जब भारत के नेतृत्व की थाथी बनती है, एक उसका लोहा लोग मानते हैं, तब तब हमारे कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी
बढ़ते गौरव से पता नहीं उनको क्या समस्या हो जाती है। यह गौरव उनको पछता नहीं है, यह गौरव उनको अच्छा नहीं लगता है। दुनिया की वैक्सीन की तारीफ कर रहे हो और दुनिया भारत की वैक्सीन लेने के लिए तैयार बैठी है। 100 देशों ने भारत की वैक्सीन ली और तुम भारत की वैक्सीन पर प्रश्न खड़े करते हो और दुनिया की वैक्सीन की प्रशंसा करते हो। अगर मैं बात करूं तो आप सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न खड़ा करते हैं। मैं यहां एक बात जरूर कहूंगा कि जब जब भारत नए कीर्तिमान स्थापित करता है, जब जब भारत के नेतृत्व की थाथी बनती है, एक उसका लोहा लोग मानते हैं, तब तब हमारे कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी बढ़ते गौरव से पता नहीं उनको क्या समस्या हो जाती है। यह गौरव उनको पछता नहीं है, यह गौरव उनको अच्छा नहीं लगता है। दुनिया की वैक्सीन की तारीफ कर रहे हो और दुनिया भारत की वैक्सीन लेने के लिए तैयार बैठी है। 100 देशों ने भारत की वैक्सीन ली और तुम भारत की वैक्सीन पर प्रश्न खड़े करते हो और दुनिया की वैक्सीन की प्रशंसा करते हो। अगर मैं बात करूं, इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। इस वक्त का बीजेपी का प्रबुद्ध सम्मेलन आज है। इस वक्त की बड़ी खबर, लोकसभा स्तर पर प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन हो रहा है और इलाहाबाद फूलपुर लोकसभा सीटों पर इस सम्मेलन को आयोजित किया गया है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर इस पूरे प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन भी इसमें शामिल होंगे। वही आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे, बीजेपी का प्रबुद्ध सम्मेलन आज आयोजित हो रहा है और लोकसभा स्तर पर प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इलाहाबाद फूलपुर लोकसभा सीटों पर इस सम्मेलन का आयोजन चल रहा है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर इस प्रबुद्ध सम्मेलन को आयोजित किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन भी इसमें शामिल होंगे। वही बीजेपी का प्रबुद्ध सम्मेलन आज, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, लोकसभा स्तर पर प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इलाहाबाद फूलपुर लोकसभा सीटों पर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं, जिसके मद्देनजर इस कार्यक्रम का आयोजन